हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल एक हकीकी ज़िंदगी पर मबनी आशियाना हाउस, जिसको लिखा है सना मुनव्वर ने और जिसके 3 पार्ट्स मैं आपको सुना चुकी हूँ। और अब आगे बहरहाल इसी तरह ट्यूशन के टाइम पर ही बाजी की अम्मी सब्जी काट रही थी होती तो सब बच्चे अपना सबक और काम छोड़कर उस सब्जी को आंखों ही आंखों में काटने में मसरूफ़ हो जाते। और ख़ास तौर पर जुबिया, साइमा और इमरान तो कुछ ज़्यादा ही सब्जी को मुसलसल टुकर टुकर देखते रहते। उनके इस तरह से मुसलसल देखने पर बाजी की अम्मी को गुस्सा आ जाता और सब्जी को उठाकर उनकी तरफ मारती कि तुम लोगों ने तो इसी में आंखें रखी हुई हैं, ये लो पकड़ो खा लो। और बच्चे भी आराम से सब्जी पकड़ कर खाना शुरू कर देते। और तो और जनाब, जब जब ट्यूशन के दौरान बाहर कोई चीज़ बांटता होता तो फ़ौरन बाजी सब बच्चों को उठाकर उनसे कहती कि चलो बच्चों, खुद आप अपना भी पेट भरो और मेरा भी भरो, ये प्लेट पकड़ो जाओ और मेरा हिस्सा भी अपनी अपनी दूसरी प्लेट में डाल कर लाना। और बच्चे भी अपनी बाजी का कैसे कहा मोड़ सकते थे, इसलिए बाहर जाकर पहले अपने लिए चीज़ लेते, फिर कहते मेरी बाजी का भी हिस्सा दे दो। अंदर खुशी खुशी आकर बच्चे अपने हिस्से अपनी अपनी जगह पर रख कर फिर बाजी का हिस्सा भी आकर देते जाते। बस जनाब, इसी तरह के शुगल मेलों में ही इन बच्चों की छुट्टियां इख्तिताम पजीर हुई और सब बच्चे सितंबर के महीने में वापस स्कूल जाना शुरू हो गए। और रोज़ सुबह सुबह हमारी अम्मी जान शनाज हमें स्कूल और हमारे अबू जान मुनव्वर को ड्यूटी के लिए रवाना करने के बाद खुद अपने लिए तड़के वाले चावल और साथ में धनिया और हरी मिर्च वाला रायता लेकर टीवी के आगे बुर्जुमान हो जाती। एक्चुअली 9 बजे से ही स्टार गोल्ड पर पुरानी फिल्मों का आगाज़ जो शुरू हो जाता था न, इसलिए दोनों चीज़ों को खूब एंजॉय किया जाता। बहरहाल इसी तरह दोपहर 12 बजे के बाद एक दफ़ा कैमरे की रील निकाल कर तस्वीरें डलवानी थी, मगर अभी उसमें कुछ गुंजाइश बाकी थी। इसलिए अम्मी ने अपनी सबसे छोटी बेटी 2 या 3 ढाई साल की सबा को लाल रंग की फूलों वाली फ्रॉक पहनाई और गालों पर लाली, होंठों पर तेज़ लाल लिपस्टिक लगाकर तोते के पिंजरे के साथ खड़ा करके उसकी मॉडलिंग करवाई ताकि सारी रील ख़त्म हो जाए। तब उस वक़्त हम सब स्कूल में थे। जब वापस आए तो वो उसी हालत में टटोली बनकर ही फिर रही थी। और जब तस्वीरें धुल कर आईं तो हमारा हंस हंस कर बुरा हाल ही हो गया। रोज़ शाम के वक़्त जब हम स्कूल और ट्यूशन से फारिग होकर छत पर जाते, हमारे बराबर वाले घर में दादा हमीद, जिनको हम सब बच्चे बड़े अब्बू कहकर बुलाते थे, वो रहते थे। और बचपन से ही सना इतनी गोल गप्पा होती थी कि सभी को इस पर बड़ा प्यार आता। मगर बड़े अब्बू सना को प्यार से हाथी कहकर बुलाते, जिससे सना को बहुत गुस्सा आता और उसी गुस्से में उनकी ही छत पर जाकर क्योंकि सारी छतें साथ साथ होती थी और उनकी छत मिट्टी की थी, सो उनकी ही छत से बट्टे ज़्यादा सारे जमा करके रख लेती और इंतज़ार में बैठ जाती। अंदाज तो ऐसे होता था जैसे 1958 की जंग करने बैठी हो। बहरहाल जैसे ही बड़े अबू नज़र आते तो फ़ौरन बटों की बरसात शुरू कर देती। बड़े अब्बू अपनी टिंड को बचाने के चक्करों में जल्दी से अपना हाथ अपनी टिंड पर रखे अंदर भाग जाते, मगर सना भी बड़ी होशियार थी। अपने बट्टे कैसे ज़ाया होने देती। जब देखती कि बड़े अब्बू अंदर डर के मारे भाग गए हैं तो वहीं पर अपने बटों की बरसात भी रोक देती। बड़े अब्बू जब पत्थरों की बरसात रुकी देख कर थोड़ा सा अपना मुंह बाहर निकाल कर ऊपर छत पर ध्यान मारते कि अभी भी सना ऊपर है या नहीं। जब वो सना को वहाँ देखते तो फ़ौरन से हाथी कहकर अंदर फिर से भागने की पूरी कोशिश करते, मगर सना भी पूरी निशानेबाज थी, सो निशाने बांध कर उनकी टिंड को वटे मारती। और जितनी दफ़ा भी बड़े अबू सना को हाथी कहते, उतनी ही दफ़ा वो भी उनको कहती कि तेरी माँ हाथी, तेरा प्यो हाथी, तेरी नसरीन हाथी, तेरी सरैया हाथी, तेरी शमीम हाथी, तू हाथी, तेरा छेदा हाथी, तेरा काला हाथी और तेरा पूरा ख़ानदान हाथी। रोज़ शाम को इनका ये रोज़ाना का ही मामूल अब बन चुका था, इसलिए सब इनकी लड़ाइयाँ देख देख कर हंसते रहते और कहते कि लो भाई, फिर से इनकी जंगें शुरू हो गई हैं। बहरहाल हमारे चाचू साबर की दुल्हन बेगम, जो कि अब चाचू काला के साथ आहिस्ता आहिस्ता सेट होती जा रही थी, और बेचारा चाचू साबर तो बस इंतज़ार ही करते रह गए। लेकिन ना कभी ऐसा दिन आया और ना ही आई वो रात। बस हद ही कर दी दुल्हन बेगम ने तो। अपने जायज़ शोहर को तो नज़दीक ना आने दिया, मगर टाइम पास के लिए नाजायज़ रिश्ता
चाचू काले के साथ निभाती रही और हर वक्त अपने कमरे में चाचू काले से जुड़ कर बैठी बातें करती रहती। उन दिनों चाचू काला बड़ा खुश होकर सबको यही कहता कि साबिर की बीवी तो मैंने संभाली हुई है। खैर, जब भी बच्चे उन दोनों के पास जाकर बैठते तो उस वक़्त चाचू काला तो कुछ नहीं बच्चों को कहता, मगर दुल्हन बेगम फटाफट बच्चों को बहाने से भगा देती कि जाओ बच्चों, आप अपने कार्टून्स देखो जाके। इनके इस तरह से कहने पर बच्चों को इन पर बड़ा ही गुस्सा आता, मगर कहते किसी को भी कुछ नहीं थे और फिर चुप करके वापस अपने कमरे में जाकर टीवी के आगे बिराजमान हो जाते। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, दुल्हन बेगम के तेवर बदलने लगे थे। घर में छोटी छोटी बातों पर जानबूझ कर लड़ाई डालकर रखती तो दादी खुर्शीद, जिनको हम प्यार से बड़ी अम्मी कहकर बुलाते थे, बेबे कहकर बुलाते थे, ने इन लड़ाइयों को ख़त्म करने का हल निकालने के लिए मामू नज़ीर यानी अपने भाई को सोरीनामा दे दिया और उनसे दरख्वास्त की कि बेटा, अब तू अपना बंदोबस्त खुद कर ले, जितना मुझसे बन पड़ा मैंने तेरा सब कुछ किया आज तक, मैंने तेरा सब कुछ किया आज तक, मगर अब तू खुद ही अपना बंदोबस्त कर ले ताकि हमारे घर में से ये लड़ाइयाँ ख़त्म हो, क्योंकि इन लड़ाइयों का हल बस मैंने अब यही निकाला है कि इन दोनों भाइयों को अलग-अलग कर दूँ और तुम साबिर की जगह पर रह रहे हो तो मेहरबानी करके अपनी बीवी बच्चों को लेकर चले जाओ। अलग-अलग करने के बावजूद भी दुल्हन बेगम को किसी तरह से भी चैन ही नहीं मिल रहा था। फिर जैसे तैसे करके दिसंबर आया तो बड़े मीठे अंदाज में हंसी खुशी बड़ी अम्मी से इजाज़तनामा लिया कि मैं 2 दिन के लिए अपने मेके चली जाऊं। फ़ौरन से बड़ी अम्मी ने खुशी खुशी इजाज़त दे दी। तब शबाना ने भी दुल्हन बेगम के साथ जाने की जिद शुरू कर दी। वो भी दुल्हन बेगम के साथ उनके मेके चली गई। वहाँ पहुँचने के बाद बड़े ही खुशगवार माहौल में सबने दुल्हन बेगम और शबाना के साथ खाना खाया और जैसे ही खाना खाने के बाद दुल्हन बेगम अपने कमरे में गई तो दुपट्टा लेकर ऊंची आवाज़ के साथ एकदम से रोना शुरू कर दिया। शबाना तो बड़ी हैरान परेशान सिर्फ देखने में लगी थी कि ये क्या इन्हें हुआ है। अभी तो ये हंस बोल रही थी, खाना भी अच्छे से खाया, मगर अब अचानक से इन्हें ऐसा क्या हुआ समझ ही इसे नहीं आया। मगर चुपचाप इसी तरह साकन खड़ी रही, क्योंकि छोटी बच्ची थी इसलिए कुछ भी कह नहीं सकती थी। तो उस वक़्त दुल्हन की मामा पापा शबाना से कहने लगे कि बेटा देखो, तुम्हारी चची रो रही हैं और शायद इनका सर दर्द हो रहा है, इनके सर को दबाओ। तो शबाना भी फर्माबरदारी के साथ सर दबाने में मसरूफ़ हो गई। दुल्हन बेगम ने इस तरह अचानक रोने की वजह उसके माँ बाप के बार बार पूछने पर बताई कि पूरा 1 साल हो गया है और मैंने उस घर में एक दफ़ा भी खुशी से दिन गुजार के नहीं देखा और 1 साल होने के बावजूद भी साबिर मुझे एक बच्चा तक ना दे सका। मुझे तो लगता है वो नामर्द है। जब वो नामर्द था तो क्यों आपने मेरा उससे ब्याह किया और हर कोई मुझसे वहाँ झगड़ता ही रहता है और साबिर भी मुझे रोज़ पीटा करता था। अब मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, मुझे तलाक चाहिए। उसके इतना कहने पर उसके माँ बाप ने तो फ़ौरन ही यकीन कर लिया और पुलिस स्टेशन जाकर साबिर के ख़िलाफ़ पर्चा लिखवा दिया कि साबिर इसे रोज़ मारता रहता। तो मुझे याद है वो रात जब हम सब सहन में चारपाइयाँ बिछा कर सोए हुए थे। आधी रात को किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो अब्बू ने उठकर परेशानी के साथ दरवाज़ा खोल कर देखा और हैरान ही रह गए, क्योंकि बाहर पुलिस खड़ी थी। अबू जी ने उनसे यहाँ आने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि साबिर की बीवी और उसके घर वालों ने साबिर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रोज़ अपनी बीवी को मारता पीटता रहता था और उनको अब इस वजह से तलाक चाहिए। इस सबब से